नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 11 जून 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ज़्यादा सीरियस रहता हूँ? ऐसे मुझे कमेंट मिल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाते हो। ठीक है, तो मैं सीरियस नहीं रहता यार, मैं नॉर्मल हूँ आपकी तरह। ठीक है, चलो सबसे पहले तो आप लोगों के जो सजेशन है कल मैंने मांगे थे, वो सारे सजेशन आज मिल चुके हैं। ठीक है, क्या निकल के आया? निकल के ये आया कि भाई क्लास जो है आप पहले दिन ही रिकॉर्ड कर दो, पहले डे में रिकॉर्ड, एंड नेक्स्ट डे जो है 7:45 पे जो है क्लास आपको मिलनी चाहिए। ये आपने डिसाइड किया, यानी कि अभी हमारा शेड्यूल जो रहता था मंडे टू फ्राइडे, वो हमने डिस्कस किया ही था। अब ये होगा कि फर्स्ट जो वीक की क्लास है, फर्स्ट वीक की जो क्लास है वो आपको मिलेगी मंडे 7:45, और लास्ट क्लास कब मिलेगी? फ्राइडे मॉर्निंग में ही 7:45 आपको 7:45 लास्ट क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको डन करते हैं, इस हिसाब से अपना जो शेड्यूल है उसको रखेंगे। ठीक है, चलो बीच में कहीं मजाक वाली बात आएगी तो अपन कर लेंगे यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इतना सीरियस नहीं हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले वर्ड ऑफ द डे जो है आज पढ़ेंगे साइबरकॉन्ड्रिया के बारे में। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 है ना, इसके बारे में बात करेंगे। न्यूज़ में है पीएम मोदी का जो रिकॉर्ड है उसके बारे में बात करेंगे, ऐसा क्या कर दिया पीएम मोदी जी ने। जोजिला सुरंग के बारे में बात करेंगे, भारत नेपाल संबंधों के बारे में बात करेंगे, भारत म्यांमार संबंधों के बारे में बात करेंगे, और राजस्थान के विकास का क्या रोड मैप है। जो हाल ही में नीति आयोग की जो बैठक हुई है उसमें भजन लाल जी ने राजस्थान को किस तरह पोर्ट्रेट किया मोदी जी के सामने, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो 2047 में विकसित भारत के साथ में राजस्थान वालों ने बोला कि भाई हम भी पीछे नहीं छूटेंगे, हम भी मोदी जी आपके साथ ही विकसित होंगे। और थोड़ा सारी जो नीतियां हैं ये स्पेशली जो सरकार नई भारतीय जनता पार्टी आई है राजस्थान में, उसके बाद में लगभग जो नीतियां हैं वो केंद्र सरकार की नीतियों की तरह ही राज्य सरकार काम कर रही है। चलो एक एक न्यूज़ को अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है साइबर कॉन्ट्रिया जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, ये आज का वर्ड है। बेसिकली ये जो है एग्जाम में पूछे जाने की संभावना तो काफ़ी कम है, लेकिन डिनाई नहीं किया जा सकता कि इस तरह के वर्ड नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि ट्रेंड है, नया ट्रेंड आ सकता है, तो जनरल हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए। बेसिकली होता क्या, एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको थकान है, सिर दर्द है, या किसी भी प्रकार की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आपने उसको गूगल किया या और कोई जो भी सोर्स है वहाँ से इंटरनेट के माध्यम से पता करने का प्रयास किया, तो उसने तमाम तरह की बातें करी और आपके मन में एक शक पैदा होने लग गया कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। वास्तविकता में कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत नॉर्मल से सिम्टम्स थे, नॉर्मल सा कुछ रूटीन सी प्रॉब्लम थी आपको, लेकिन आपने बार बार उस टॉपिक पे इतना रिसर्च किया कि आपके मन में ये आने लग गया कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। और ये साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो जाता है व्यक्ति के लिए। तो यही मतलब है साइबर कॉन्ट्रिया का। देखिए समझते हैं, एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी सेहत से जुड़ी समस्याओं के बारे में बार बार इंटरनेट पर खोज करता है, बार बार यूट्यूब पे वीडियोस देखता है, जिससे सामान्य लक्षणों की बीमारी भी गंभीर संकेत जो है वो मानने लगता है। सिर दर्द हो रहा है लेकिन उसको लगने लगता है कि कोई बड़ी बीमारी सिर के अंदर हो गई है, क्योंकि बार बार उसने इस तरह का कंटेंट देखा और उसको एक अपने मन में एक वहम सा पैदा हो गया। जैसे सिर दर्द या थकान जैसी सामान्य समस्या को ऑनलाइन पढ़कर व्यक्ति किसी बड़ी बीमारी का डर पाल लेता है और उसकी वजह से चिंता करने लगता है। हमें इंटरनेट के बजाय डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर पे ही भरोसा करना चाहिए, बजाय खुद से डॉक्टर बनने के। तो ये जो है बेसिकली एक सिचुएशन है, और साइबर कॉन्ट्रिया किसे कहते हैं वो आप समझ गए होंगे। इस तरह के जो सवाल है हो सकता है आने वाले समय में एग्जाम्स में पूछे जाएं, तो आपको थोड़ी सी आपकी अवेयरनेस बढ़े, और एग्जाम में भी अगर कभी पूछा जाता तो आपके लिए बेस्ट। अब नासा का आर्टेमिस 3 जो मिशन है वो लॉन्च होने वाला है। आर्टेमिस 2 पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, वो भी मून से संबंधित था, और ये भी चंद्रमा से संबंधित है। क्या होने जा रहा है इसमें, 50 वर्षों के अंतराल के बाद चंद्रमा की सतह पे मानव जाने वाला है, यानी कि व्यक्ति खुद जाएगा चंद्रमा के। और सबसे बड़ी बात है कि वो दक्षिणी ध्रुव पे जाएगा, जिस दक्षिणी ध्रुव के बारे में हमने बात करी थी कि बेसिकली नॉर्थ जो उत्तरी ध्रुव है उसके बजाय दक्षिण ध्रुव जो है वहाँ ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन संभावना जीवन की या पानी मिलने की वहाँ पे ज़्यादा है, और पानी वहाँ पे मिला भी है, जिसकी खोज जो है भारत के चंद्रयान 1 ने करी थी। क्या हुआ इसमें, 2026 के अंत तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने का जो है नासा का प्लान है। किसके माध्यम से? आर्टेमिस 3 मिशन के माध्यम से। अपोलो 17 1972 में लास्ट बार गया था, जब मनुष्य
चंद्रमा पे गया था। उसके बाद में 50 साल हो गए कि कोई भी मानव जो है चंद्रमा पे नहीं गया। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा पे मानव जीवन की तलाश करना कि मानव जीवन कितना संभव है चंद्रमा पे, और साथ ही जब चंद्रमा पे एक्सपेरिमेंट होगा तो बेसिकली मंगल ग्रह पे जीवन की खोज करना। ये दो प्रमुख बड़े उद्देश्य है। 4 यात्री बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना लगभग नील है, लेकिन फिर भी आप हल्का सा पढ़ लेंगे। रेंट्री ब्रेसनिक, फ्रैंक रूबियो, आंद्रे डगलस और लुका पारमितानो, ये जो है 4 व्यक्ति जो है नासा के इस आर्टेमिस 3 मिशन में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करेंगे। क्या इसमें नासा अकेला है? नहीं, ईएसए जो है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, वो भी इसमें शामिल है। यानी कि यूरोप के जो यूरोपियन यूनियन है उसके जितने भी देश हैं उनकी अलग से एक अंतरिक्ष एजेंसी है, ईएसए उसका नाम है, वो भी इस मिशन में शामिल है। दक्षिण ध्रुव क्यों चुना है? क्योंकि यहाँ पे जल और बर्फ की संभावना जो है वो ज़्यादा है, तो भविष्य के मिशन के लिए पानी और ईंधन की जो सप्लाई है वो यहाँ से की जा सकती है, इसलिए दक्षिणी ध्रुव को इन्होंने चुना है। लक्ष्य क्या है? चांद पर स्थायी उपस्थिति बनाना और आने वाले समय में मंगल ग्रह पर भी इस तरह की संभावना को खोजना, यह प्रमुख उद्देश्य हमारे लिए एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट। आर्टेमिस 3 किसका है? नासा का है, प्लस यूरोपियन यूनियन है, दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च करना है, 2026 के एंड तक लॉन्च करना है। उद्देश्य हमने डिस्कस कर लिया। चलिए आगे। मोदी जी का एक शानदार रिकॉर्ड जो है इन्होंने अपने नाम किया है। इंडिया के लॉन्गेस्ट जो है सबसे दीर्घकालिक निर्वाचित जो प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड है वो उन्होंने अपने नाम कर लिया। ये तीसरा टर्म है उनका, 2014, 2019 और 2024। ठीक है, ये तीसरा जो कार्यकाल है ये इनका चल रहा है। 32 जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले हैं, यानी कि 32 देशों का सर्वोच्च पुरस्कार जो है मोदी जी को मिला है। 19 देशों की संसद को इन्होंने संबोधित किया है। पहले प्रधानमंत्री है जो आज़ादी के बाद पैदा हुए, एक भी इलेक्शन अपनी लाइफ में हारे नहीं है खुद, और अकेले प्राइम मिनिस्टर है जो फुल टाइम चीफ मिनिस्टर भी थे, यानी कि प्रधानमंत्री बनने से पहले लगातार 3 टेन्योर मुख्यमंत्री के भी इन्होंने पूरे किए थे। 2 कंप्लीट किए थे और एक तीसरा भी लगभग आधे से ज़्यादा हो गया था। अब नई उपलब्धि जो है वो है 4339 डेज लगातार एज ए प्राइम मिनिस्टर। इनसे पहले 4398 दिन जो था जवाहरलाल नेहरू जी के नाम ये रिकॉर्ड था, जो कि मोदी जी ने तोड़ दिया। 14, 19, 24 लगातार प्रधानमंत्री, और 9000 प्लस दिन जो है सार्वजनिक जीवन में हो गए, यानी कि पहले एज ए सीएम के रूप में और अभी एज ए पीएम के रूप में। तो ये बड़ी उपलब्धि है और अनेक देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं इनको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि इंदिरा गांधी जो है वो 4399 से ज़्यादा डेज रही पीएम, लेकिन आपको पता है कि बीच में एक बार जो है जनता पार्टी की सरकार आ गई थी तो वो दोबारा फिर चुन के आई थी, राइट। आगे जोजिला सुरंग के बारे में बात कर लेते हैं, ये काफ़ी न्यूज़ में है। बेसिकली देखो क्या होता है, हमारा जो है जम्मू एंड कश्मीर के अलावा एक और एरिया है, कौन सा? लद्दाख। ये जो एरिया है यहाँ पे बेसिकली सर्दियों में जो है जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि भारत की जो मुख्य भूमि है इससे ये अलग हो जाता है, क्योंकि बहुत हाइट पे है और वहाँ पे बड़ी बर्फबारी हो जाती है, उसकी वजह से सर्दियों में रास्ते लॉक्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो जोजिला जो सुरंग है वो भी बन के तैयार होने वाली है। 13 किलोमीटर लगभग लंबी सुरंग है। इससे क्या होगा कि पूरे 12 महीने जो है लद्दाख जो है मूल भारत से जुड़ा रहेगा। फ़ायदा क्या होगा? देखिए अभी हमारी बहुत ज़्यादा सेना जो है ऊपर तैनात है लद्दाख में, उनके लिए राशन, उनका खुद का मूवमेंट, ये सभी कैसे होता है? बाई एयर होता है। ठीक है, क्योंकि पूरे 12 माह चलने वाला रास्ता है नहीं, तो खर्च काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जब ये सुरंग चालू हो जाएगी तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और इतनी हाइट पे इतनी लंबी ये दुनिया की पहली सुरंग होगी। ठीक है, कैसी है? लंबी है, द्विदिशात्मक है, यानी कि सेम टाइम एक साइड से भी जो है रास्ता चालू होगा और दूसरी साइड से भी चालू होगा, यानी कि प्रॉपर तरीके से ये काम करेगी। 13.153 किलोमीटर, लगभग 13 किलोमीटर और 150 मीटर के आसपास जो है इसकी लंबाई रहने वाली है। 11,578 फीट की ऊंचाई पे है, द्विदिशात्मक है, यानी कि दोनों साइड ट्रांसपोर्टेशन चलता रहेगा, और विश्व की ऐसी सबसे लंबी सड़क है इतनी ऊंचाई पे। लद्दाख को इससे क्या होगा? साल भर जो है कनेक्टिविटी मिलेगी, सर्दियों में भी जो सड़क मार्ग है वो खुला रहेगा। सैन्य और नागरिक जो आपूर्ति है वो भी सुनिश्चित होगी, जिसके बारे में हमने बात करी। पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को इससे बढ़ावा मिलने वाला। तो बेसिकली ये जो फायदे हैं ये लद्दाख को मिलने वाले, और ओवरऑल लद्दाख हमारा हिस्सा है, तो ये सारे फायदे भारत को भी मिलने वाले। अब जोजिला जो दर्रा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
और आप पढ़ लेंगे कि जितने भी सारे दर्रे हैं वो सभी दर्रों के बारे में आप एक बार थोड़ी सी हल्की सरसरी नज़र से देख लेंगे। ये श्रीनगर लेह जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 है उस पर स्थित है, लेकिन ये सर्दियों में बंद हो जाता था, जिससे लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से कट जाता था। लेकिन अब जब जोजिला सुरंग बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, जो कि बहुत जल्दी होने वाली है, तो उसके बाद में ये जो है हमेशा इसकी कनेक्टिविटी सुनिश्चित रहेगी। अब देखिए, राजस्थान से अभी हाल ही में राज्यसभा के चुनाव हुए, 3 सीटों पे चुनाव होने थे, ठीक है, और 3 सीटों पे बीजेपी और कांग्रेस का जिस तरह उनको बहुमत है सदन में, उसे लग रहा था कि 2 बीजेपी के और 1 कांग्रेस का निर्वाचित होगा अगर वोट डलेंगे तो भी। तो इन्होंने जो अपने अपने कैंडिडेट सामने से हटा लिए, तो ये तीनों ही लोग जो है 2 बीजेपी के और 1 कांग्रेस के जो है मनोनीत हो गए, यानी कि इनका निर्विरोध इलेक्शन हो गया और जो है चुनाव परिणाम इनको घोषित कर दिया। हमारे लिए एग्जाम के हिसाब से नाम इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से 2 व्यक्ति है, डॉक्टर अलका सिंह, ये बीजेपी की प्रत्याशी थी और राज्यसभा सदस्य अब राजस्थान से बन गई है। दूसरे व्यक्ति है डॉक्टर सतीश पुनिया, जो बीजेपी के पहले प्रदेशाध्यक्ष भी थे और एमएलए थे, हालांकि लास्ट वाला जो एमएलए का इलेक्शन है वो हार गए थे। इनको भी भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में अपने काडर से भेजा है। कांग्रेस से एक व्यक्ति नीरज डांगी चुन के गए हैं, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में 3 व्यक्ति राजस्थान से कौन गए हैं। और आप इसी समय जो है ये लिस्ट पूरी जो देख लीजिए कि 10 लोग जो है राज्यसभा से कौन कौन है जो अभी जो है राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है और ये बात सारी हमने कर ली। अब देखते हैं, पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है हमारी विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। विदेशी नीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। और आज दोनों ही नेपाल और म्यांमार के साथ हमारे संबंधों के बारे में अपन इस जो डिस्कशन है इसमें चर्चा करने वाले हैं। देखिए, नेपाल की जो विदेश मंत्री है शिशिर खनाल, उनकी अभी दिल्ली यात्रा हुई है और उन्होंने कहा कि हम जो है सारे जितने मुद्दे हैं उनके बारे में हम बात करने के लिए तैयार हैं। देखिए, मुद्दा क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देता हूँ। देखिए, भारत और नेपाल के साथ जो संबंध है वो काफ़ी ऐतिहासिक है। सबसे पहली बात ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक कैसे है, हमारे यूपी और बिहार जो है उसके साथ सीमा साझा होती है, किसकी, नेपाल की। बहुत सारे हमारे इंडियन लोगों के वहाँ रिश्ते होते हैं, ठीक है। और हमारी जो बॉर्डर है वो खुली बॉर्डर है, ठीक है। भारतीय करेंसी जो है वो नेपाल में एक्सेप्ट की जाती है और नेपाल बेसिकली चारों तरफ से भूमि से अवरुद्ध है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड, भूमि से अवरुद्ध। क्या मतलब होता है भूमि से अवरुद्ध का? देखिए, नेपाल के ऊपर हिमालय है, ठीक है, और नीचे इंडिया है। उधर एक हिस्से में थोड़ा सा भूटान है और इधर भी भारत का हिस्सा है। तो बेसिकली नेपाल को कहीं भी दुनिया में जाने के लिए भारत का एक्सेस लेना पड़ता है, तो इसलिए दोनों देशों के जो है मधुर संबंध है। लेकिन पिछले 8-10 सालों में लगातार कुछ इस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। कैसे? पहले देखिए, 2015 से पहले नेपाल में राजाशाही थी, यानी कि वहाँ राजा हुआ करता था। फिर वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई तो 2015 में भारत सरकार के साथ में थोड़ी सी टेंशन हुई कुछ मुद्दों को लेके, और भारत सरकार ने एक ब्लॉकेड लगा दिया, जो कि भारत सरकार ने कभी ऑफिशियली माना नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ब्लॉकेड लग गया था। यानी कि जितनी भी खाद्य सामग्री, तेल, ऑयल, जितनी भी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो बांग्लादेश बॉर्डर पर रुक गई थी। और उसकी वजह एक थी, मधेसी समुदाय जो था वो भारत से एक अच्छा रिश्ता रखता है उसके साथ में, और हिली जो लोग हैं उनके बीच में कुछ टेंशन थी, उसकी वजह से वो चीज़ें थोड़ी सी ठीक हुई। लेकिन हाल ही में थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि एक जेनजी प्रोटेस्ट हुआ नेपाल में। उस प्रोटेस्ट के बाद में बालेन शाह वहाँ के प्रधानमंत्री बन के आए और अभी उन्होंने सदन में जाके कुछ इस तरह की टिप्पणियाँ करी कि लिपुलेख जो जगह है वो हमारे नेपाल की भारत ने कब्जा कर रखी है, कुछ जगह हमने उनकी कब्जा कर रखी। तो इसकी वजह से टेंशन थोड़ी सी और बढ़ गई। अब विदेश मंत्री आए हैं तो उन्होंने थोड़ी बातचीत को ठीक करने का प्रयास किया है। देखिए, बेसिकली एक अलग तरह का गेम हमारे पड़ोसी देश हमारे साथ खेलते हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया। क्या खेलते हैं ये लोग? हमें ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुम हमें सपोर्ट नहीं करोगे, पैसा नहीं दोगे, सहूलियत नहीं दोगे, तो हम चाइना की गोद में जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो एक बिग ब्रदर सिंड्रोम जिसको बोला जाता है, वो ये लोग खेलते हैं। अब भारत के लिए ज़रूरी भी है, हम नहीं चाहते कि अमेरिका यहाँ पे प्रेजेंस बनाए, यूएसए यहाँ पे प्रेजेंस, मतलब इंग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंस बनाए या चाइना यहाँ पे प्रेजेंस बनाए। जैसे कि एक और एग्जांपल से समझते हैं, पहले यूएसए का कोई भी अधिकारी जब आता था नेपाल में तो पहले भारत आता था, उसके बाद नेपाल जाता था। अब यूएसए के अधिकारी डायरेक्ट नेपाल पहुंच रहे हैं। नेपाल ने ये बोला कि जो भी विवाद है सीमा का भारत और नेपाल के बीच में, उसमें हम मध्यस्थता करने के लिए चीन और यूके से हमने बात करी है, जबकि भारत ने बोल दिया कि हमारे बीच का मामला है, हम किसी और को क्यों आप बीच में लोगे।
तो ये तमाम तरह के जो मुद्दे हैं दोनों देशों के बीच में थे, लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए। जैसे बालिन शाह जो पीएम है, उन्होंने बोला कि नेपाली भूमि पर कब्जा कर रखा है भारत ने, ये मुद्दा हमने डिस्कस कर लिया। और ये थोड़ा सा इसके आरएसपी जो पार्टी है, इसके अध्यक्ष रब्बी लच्छिमाने यहाँ आए हैं, इन्होंने थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश करी चीज़ें की। ठीक है, इशू क्या क्या है? सीमा प्रबंधन, यानी कि जो बॉर्डर का मैनेजमेंट है, बॉर्डर के जो इश्यूज है उनको सॉर्ट आउट करना, जल का बंटवारा, नदियाँ बहती है दोनों देशों के बीच में, उसका जल का बंटवारा, बुनियादी ढांचा को लेके क्या प्लानिंग है, व्यापार और विकास को लेके, बिजली का आदान प्रदान, ये तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नेपाल में चलते हैं, तो बैठ के बातचीत करनी चाहिए। और जितना भी लिपू लेक और ये जो विवाद है लिम्पिया धुरा और लिपू लेक, इनको भी बातचीत के तहत सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि हम भी ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखा सकते। हमारा पड़ोसी है, थोड़ा बदमाश है, बीच बीच में बदमाशी करता है, बट फिर भी हमें चीज़ें, क्योंकि हम बड़े भाई है, हमारी जवाबदेही ज़्यादा बनती है, दुनिया हमारी सुनती है, हमारा वर्चस्व है दुनिया में, तो हमारी जवाबदेही भी बनती है कि हम इस मैटर को ठीक तरीके से बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें, राइट। उसी तरह की बात म्यांमार के साथ में देखिए, म्यांमार भी बहुत लंबी सीमा जो है भारत के साथ साझा करता है, और लगभग 3 राज्य जो है, ऊपर आप अरुणाचल से लेके, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मिजोरम, ये जो राज्य हैं ये सीमा साझा करते हैं किसके साथ में? म्यांमार के साथ में। अब म्यांमार में भी 2021 में क्या है, सैन्य शासन लागू हो गया, उसके बाद में हमारे रिश्ते थोड़े से अलग तरह से स्थापित हुए, और उसी समय चाइना ने जो है अलग तरह से प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट करना और कुछ गतिविधियाँ करना शुरू कर दिया। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग आइंग या हाल ही में भारत आए थे, हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, और ये बोध गया के महाबोधि मंदिर में भी गए थे। तो आपको बोध गया के महाबोधि मंदिर के बारे में भी थोड़ा सा अपने से पढ़ लेना है, गूगल कर लेना है कि बेसिकली ये मंदिर क्या है, कौन सी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है यूनेस्को की, ये सारी तमाम बातें जो इस मंदिर के बारे में, क्योंकि न्यूज़ में पूछा जा सकता है। हालांकि राजस्थान इंडिया आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है, बट फिर भी जो न्यूज़ में है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने लगातार बात करी। अब म्यांमार के साथ जो रणनीतिक हित है वो किस तरह से है, देखिए 3 एंगल है। सबसे पहला कनेक्टिविटी परियोजनाएं, 2 कनेक्टिविटी परियोजनाएं म्यांमार के साथ चल रही है। पहली है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ठीक है, कोलकाता जो है भारत का हिस्सा है, यहाँ से सितवे बंदरगाह जो म्यांमार का है, वहाँ से फिर दोबारा मिजोरम, यानी कि एक कनेक्टिविटी जो है, एक इस तरह का मार्ग जो है व्यापार के लिए दोनों देशों के बीच में डेवलप किया जा रहा है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के माध्यम से। मल्टी मॉडल का मतलब हो गया कि इसमें सी के माध्यम से भी व्यापार, कनेक्टिविटी रोड के माध्यम से भी, और ट्रेन के माध्यम से भी, यानी कि सभी माध्यम से ये कनेक्टिविटी, इसलिए इसको मल्टी मॉडल बोला जाता है। आगे जो है एक त्रिपक्षीय हाईवे जो बनने जा रहा है, उसका भी प्लान है, और उसका काफ़ी सारा काम हो गया है, कुछ काम इसका बाकी है। वो है मणिपुर के मोरे, यानी कि इंडिया का जो मोरे है वहाँ से लेके म्यांमार होते हुए थाईलैंड के माइसोर तक, ये 1360 किलोमीटर का एक हाईवे बनना है। इससे क्या होगा, भारत म्यांमार में पहुँचेगा, म्यांमार से थाईलैंड में, और वहाँ से कंबोडिया लाओस में भी भारत पहुँच पाएगा। तो ये 2 जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं जिनमें म्यांमार जो है मुख्य भागीदार है। तो जो राष्ट्रपति आए इनके साथ में दोनों परियोजनाओं पर बात हुई है। राष्ट्रपति ने बहुत इच्छा से बोला है कि हम जो है इसमें पूरा सहयोग करने के लिए तैयार। तो दोनों प्रोजेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है, याद रखना है। सबसे पहले कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट किस किस के बीच में, म्यांमार और भारत के बीच में, और त्रिपक्षीय जो हाईवे वो 3 देशों के बीच में, भारत, म्यांमार, और तीसरा कौन है, थाईलैंड। आगे म्यांमार ने यह भी आश्वासन दिया है, क्योंकि हमारी लंबी सीमा लगती है, अब लंबी सीमा लगती है तो बहुत सारी गतिविधियां जो है दोनों तरफ से होती है। तो म्यांमार ने बोला है कि भारत के खिलाफ कोई भी गतिविधि हम हमारी सीमा में नहीं होने देंगे। साथ ही व्यापार और खनिज को लेकर भी समझौता हुआ है। रुपया और क्यात में भुगतान करने की व्यवस्था पे दोनों सहमत हुए हैं। क्यात जो है करेंसी है म्यांमार की, रुपया भारत की करेंसी है, इसके बारे में भी हमने पहले बात कर ली थी, ठीक है। और हमारी एक नीति है एक ईस्ट, यानी कि पूर्व में कार्य करना, और हमारा पूर्व का जो प्रवेश द्वार है वो म्यांमार है। पूर्व का जो प्रवेश द्वार है वो क्या है, म्यांमार। तो हमारे लिए उस हिसाब से म्यांमार के साथ जो रिश्ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा का पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके लिए हमारे को एक मार्ग और पारगमन जो है प्रदान करता है। कनेक्टिविटी की 2 परियोजनाएं, कलादान और त्रिपक्षीय हाईवे। साथ ही सुरक्षा में अपराध, सीमावर्ती सेक्टर, विद्रोही समूह, ये सारी चीज़ें, इन पर भी सहमति बनी है। और रुपया क्यात जो है व्यापार, ये 3 जो है प्राग्मेटिक एक एंगेजमेंट नीति तैयार करी है म्यांमार के साथ में। तो देखते हैं आगे रिश्ते किस तरह से शेप लेते हैं हमारे लिए फिल्म्स के हिसाब से, और आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडर हो उसके हिसाब से ये आर्टिकल जो है हमने डिस्कस किया। अब देखिए, नीति आयोग की एक 11वीं मीटिंग हुई थी। पीएम इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे और सभी राज्यों के सीएम भी थे।
यहाँ पे राजस्थान के सीएम ने विकसित राजस्थान का एक जो रोड मैप है वो पीएम के सामने पेश किया। उन्होंने ये बोला कि 2047 तक हम भी विकसित राजस्थान आपके साथ में ही बना देंगे। ठीक है, हालांकि पूरा कॉपी पेस्ट है, लेकिन फिर भी हमें तो एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है। कॉपी पेस्ट है यानी कि जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं उनके बारे में सीधी बात की कि राज्य में भी हम ये भी करें, ये भी करें, अलग से नवाचार कर नहीं रहे, मेहनत कर नहीं रहे, बट ठीक है, जो भी है वो पॉलिटिक्स की बात है। ठीक है, तो विकसित राजस्थान 2047 तक बनाना है। 11वीं शासी जो बैठक थी उसके अंदर क्या बोला है सीएम साहब ने? सबसे पहले बोला कि 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हम बना देंगे 2029 तक। किसको? राजस्थान को। कितने डॉलर की? 350 बिलियन डॉलर की। कब तक? 2029 तक। पहला टारगेट जो है ये रखा मोदी जी के सामने। दूसरा कि हम जो है 10.24% की वृद्धि से हमारी जीडीपी आगे बढ़ रही है, यानी कि हम अच्छे ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी हम 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना लेंगे। 33 लाख करोड़ के जो है एमओयू साइन हुए हैं हमारे निवेश समिट में, और 9 लाख करोड़ के जो समझौते हैं वो धरातल पे उतर चुके हैं। ये बात भी मोदी जी के सामने इन्होंने रखी। 18 लाख जो युवा है पंजीकृत हो गए हैं किसमें? माई भारत अभियान में, और देश में दूसरा स्थान है राजस्थान का। ये बात भी इन्होंने बोली, ये भी आपको याद रखनी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आगे इन्होंने कुछ 4 इंपॉर्टेंट चीजें बताई। क्या? कि एक तो हमने जैसे प्रगति प्लेटफॉर्म है भारत सरकार का। प्रगति प्लेटफॉर्म है किसका? भारत सरकार का। भारत सरकार का क्या होता है इसमें? देखिए, इसमें जो है पीएम खुद एक मॉनिटरिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। किस पे करते हैं? जो भी प्रोजेक्ट है जो किसी भी वजह से रुके हुए हैं, मान लीजिए 2 मंत्रालयों के बीच में किसी वजह से प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, या फिर किसी अधिकारी की लापरवाही की वजह से प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, इन तमाम जो मुद्दे हैं उनको ऑन द स्पॉट जो है प्राइम मिनिस्टर सोल्व करने का प्रयास करते हैं ताकि परियोजनाएं जल्दी से पूरी हो सकें। इसी चीज को कॉपी करते हुए राज उन्नति के नाम से एक प्लेटफॉर्म राजस्थान सरकार ने बनाया। यहाँ पे मोदी जी मॉनिटरिंग करते हैं, यहाँ से सीएम करेंगे। और सीएम साहब ने बोला कि हमने भाई साहब 2 लाख करोड़ रुपए की 42 जो प्रमुख परियोजनाएं हैं उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग इस राज्य उन्नति प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहे हैं। तो पहला अपना अचीवमेंट गिना दिया। आगे आपको पता है 181 एक संपर्क पोर्टल है जहाँ पे शिकायत की जाती है। तो यहाँ भी सीएम साहब ने बोला है कि पहले 28 दिन लगते थे किसी भी कंप्लेन को दुरुस्त करने में, अब हमने इसको 14 दिन कर दिया, और 98% से ज़्यादा जो शिकायतें हैं उनका हम निवारण कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात इन्होंने बोल दी। आगे बोला कि पीएम फसल जो बीमा योजना उसमें 2.19 करोड़ पॉलिसियाँ राजस्थान ने करी है, और ये राजस्थान इसमें कितना है? नंबर 1 है। पीएम कुसुम योजना के 1, 2, तीनों घटक हमने डिस्कस किए तो इन्होंने बोला कि पहला जो घटक है उसमें भी राजस्थान क्या है? नंबर 1 है। दोनों बातों पे भी इन्होंने बोला है। साथ ही बोला कि महिलाओं के लिए हम विशेष जोर दे रहे हैं, महिला सशक्तिकरण पे हम काम कर रहे हैं। कैसे? लखपति दीदी और ड्रोन दीदी दोनों ही कार्यक्रम में लगातार प्रथम स्थान देश में प्राप्त किया है। साथ ही इन्होंने बोला कि 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हमने रखा और 20 करोड़ लगा भी दिए हैं। हालांकि 20 करोड़ में से 2 लाख भी पौधे जिंदा नहीं होंगे, पर ये तो हकीकत है ना, और हकीकत की सरकारें बात नहीं करती, डेटा जितनी भी रिपोर्ट्स उन पे बात करती है। साथ ही बोला कि शेखावाटी की 660 जो हवेलियां हैं वो पर्यटन इकाई के रूप में विकसित कर रहे हैं। ये और बड़ा अचीवमेंट अपना गिनाया इन्होंने। ठीक है, तो ये तमाम बातें जो है सीएम साहब ने बोली है। अब वास्तविकताएं क्या है हमें ध्यान में रखनी है, जो आपको रियल टाइम फेस करनी है जब आप अधिकारी बन जाएंगे। बट आपको कागजी बात भी ध्यान में रखनी, क्योंकि एग्जाम पास आप कागजी बात से ही कर पाएंगे। ठीक है, जहाँ आपको अपनी बात रखनी है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, कहाँ पर आप रख सकते हो। साइबर कॉन्ट्रिया के बारे में डिस्कस किया, आर्टेमिस 3 के बारे में डिस्कस किया, पीएम मोदी जी के अचीवमेंट के बारे में डिस्कस किया, जो जिला सुरंग के बारे में हमने बात करी, भारत म्यांमार नेपाल रिलेशंस के बारे में बात करी, विकसित राजस्थान 2047 कैसे बनेगा, 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कैसे बनेगा राजस्थान, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन फ़ायदेमंद रही हो। और आज तो ये लेट है, बट मंडे से हम प्रॉपर उसी प्लान के साथ रहेंगे। फिर आपका 1 वीक बाद में अपन दोबारा रिव्यू ले लेंगे, देखते हैं आपके लिए वो कैसा रहता है। ज़्यादा सूटेबल है तो अपन उसके साथ ही जाएंगे, बिकॉज ये सब कुछ आपके लिए है, आपके बेनिफिट के लिए जो जरूरी है वो अपन करेंगे। राइट? थैंक यू।